हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब को कवर कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे हाईकोर्ट वाले चैप्टर के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है, इट इज़ द पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। यानी कि ये हमारे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पिलर है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मतलब है कि भारत में एक ही जुडिशियरी सिस्टम है जो सेंटर से लेकर स्टेट तक कनेक्टेड है, और इसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, बीच में हाई कोर्ट्स और नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। हाई कोर्ट्स स्टेट लेवल पर हाईएस्ट कोर्ट्स होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट हाई कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1862। तो देखिए, भारत का पहला हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था 1862 में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था, और वो लॉ था इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। इसके अंडर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट्स बनाए गए थे। ये तीनों प्रेसिडेंसी टाउन्स थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स का मेन कंट्रोल था। ये हाई कोर्ट्स मॉडर्न जुडिशियरी की फाउंडेशन माने जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर 25 हाई कोर्ट्स एज ऑफ टुडे, यानी कि मई 2025। तो देखिए, अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो भारत में 25 हाई कोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। हमारे देश में ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट में अलग हाई कोर्ट हो। कुछ स्टेट्स मिलके एक ही हाई कोर्ट्स का यूज करते हैं, लेकिन जहां तक पॉसिबल हो स्टेट्स अपने खुद के हाई कोर्ट्स एस्टेब्लिश करते हैं फॉर बेटर एक्सेस टू जस्टिस। नेक्स्ट पॉइंट है, सम हाई कोर्ट हैव जुरिस्डिक्शन ओवर मल्टीपल स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज, यानी कि कुछ हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन एक से ज़्यादा स्टेट्स या यूनियन टेरिटोरीज तक होती है। इसका एग्जाम्पल है दिल्ली हाई कोर्ट, जो सिर्फ दिल्ली के लिए काम करती है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए एक ही कॉमन हाई कोर्ट है, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। ऐसे अरेंजमेंट से रिसोर्सेज का बेटर यूज होता है और जुडिशियरी की एक्सेसिबिलिटी रिमोट रीजन्स तक पहुंचती है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने समझा हाई कोर्ट्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उनकी पोजीशन जुडिशियरी में और जुरिस्डिक्शनल सेटअप। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में। तो देखिए, भारत के संविधान में हाई कोर्ट्स का स्ट्रक्चर, पावर और वर्किंग क्लियरली डिफाइन किया गया है ताकि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट और इफेक्टिव रहे। यहाँ पे इसका पहला पॉइंट कहता है, हाई कोर्ट से जुड़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आर्टिकल 214 से लेकर आर्टिकल 213 तक दिए गए हैं। इन आर्टिकल्स में हाई कोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, पावर्स और वर्किंग प्रोसीजर्स का पूरा फ्रेमवर्क मेंशन है। यहाँ पे हर आर्टिकल का अपना स्पेसिफिक फोकस है। जैसे कि आर्टिकल 214 कहता है कि हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि एक हाई कोर्ट दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटोरीज के लिए भी हो सकता है, ताकि जुडिशियल सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट बन सके। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। तो देखिए, इस अमेंडमेंट ने अलाउ किया कि दो या उससे ज़्यादा स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटोरीज के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किया जा सके। ये अमेंडमेंट स्पेशली तब यूजफुल था जब नए स्टेट्स बन रहे थे और रिसोर्सेज लिमिटेड थे। आज भी हम देखते हैं कि कुछ हाई कोर्ट्स जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट या फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट मल्टीपल रीजन्स को सर्व करते हैं। ये सेटअप कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंडर ही ऑपरेट करता है, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद पॉसिबल हुआ था। तो दोस्तों, ये थे हाई कोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे हाई कोर्ट के कंपोजिशन और अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर काफ़ी केयरफुली डिजाइन किया गया है ताकि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट और इफेक्टिव रहे। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिशन की। तो देखिए, हर हाई कोर्ट में
एक चीफ जस्टिस होता है और यही हाईकोर्ट के हेड होते हैं। इनके अलावा और भी जजेस होते हैं जिनकी संख्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड और रिक्वायरमेंट ऑफ दैट हाई कोर्ट। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट प्रोसेस की। तो देखिए, सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कॉन्सर्न स्टेट के गवर्नर से कंसल्टेशन करता है। ये एक बैलेंस प्रोसेस है ताकि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव दोनों की पार्टिसिपेशन हो। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस। तो देखिए, उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन इस बार कंसल्टेशन चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट के साथ होती है ताकि लोकल जुडिशियल नीड्स को समझा जा सके। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर एक कॉमन हाई कोर्ट हो, यानी जो एक से ज़्यादा स्टेट्स या यूनियन टेरिटोरीज के लिए काम करता हो, तो उस केस में प्रेसिडेंट को सभी रिलेटेड स्टेट्स के गवर्नर से कंसल्टेशन करनी होती है। इससे इंश्योर होता है कि हर स्टेट का व्यू पॉइंट कंसीडर हो। तो दोस्तों, ये था हाई कोर्ट के जजेस के कंपोजिशन और अपॉइंटमेंट का सिंप्लीफाइड ब्रेकडाउन। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे हाई कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन, ओथ और सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। ये तीन एस्पेक्ट्स डायरेक्टली उनकी कैपेबिलिटी, कमिटमेंट और डिग्निटी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। तो देखिए, हाईकोर्ट का जज बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक यानी सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। ये बेसिक एलिजिबिलिटी है जो हर जज के लिए रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, कैंडिडेट ने या तो कम से कम 10 साल तक किसी जुडिशियल ऑफिस में काम किया हो या फिर हाईकोर्ट में एडवोकेट के रूप में 10 साल का एक्सपीरियंस हो। इन दोनों में से किसी एक क्वालिफिकेशन का होना कंपलसरी होता है। अब बात करते हैं ओथ की। तो देखिए, जब एक जज अपॉइंट होते हैं तो वो एक स्पेशल शपथ लेते हैं जिसमें वो संविधान के प्रति विश्वास और निष्ठा बनाए रखने की बात करते हैं। साथ ही वो कानून का सम्मान करने और बिना किसी डर या भेदभाव के न्याय करने की शपथ भी लेते हैं। ये ओथ उनकी जुडिशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मोरल फाउंडेशन है। अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, जो 2018 में रिवाइज हुआ था। तो देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट को 2.5 लाख पर मंथ मिलते हैं, जबकि बाकी जजेस को 2.25 लाख पर मंथ सैलरी मिलती है। ये रेमुनरेशन उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और पोजीशन के हिसाब से डिसाइड किया गया है। और जब बात पेंशन की होती है तो रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस को उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% मिलता है एज पेंशन। ये एक सिक्योर रिटायरमेंट बेनिफिट है जो उनकी लाइफ टाइम सर्विस के रिकॉग्निशन के रूप में दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था हाई कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन, ओथ और सैलरी का कंप्लीट ओवरव्यू। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम समझेंगे हाई कोर्ट्स के जजेस के टेन्योर, रिमूवल और ट्रांसफ़र के रूल्स। इन 3 पॉइंट्स का जुडिशियरी की स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंस से सीधा संबंध है। तो सबसे पहले बात करते हैं टेन्योर की। तो देखिए, हाईकोर्ट के जजेस 62 साल की एज तक अपने पद पर बने रहते हैं। इसके बाद उनका रिटायरमेंट होता है। यहाँ पे ये याद रखें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज 65 होता है, जबकि हाईकोर्ट के लिए ये 62 होता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जज अगर वॉलंटरीली रिजाइन करना चाहे तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशन दे सकते हैं। ये एक पर्सनल डिसीजन होता है और किसी भी टाइम दिया जा सकता है जब तक जज एक्टिव सर्विस में हो। नेक्स्ट पॉइंट है, हाईकोर्ट जजेस कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट। यानी कि अगर किसी जज को रिमूव करना हो तो वो इम्पीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू ही हो सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए होता है। इसका मतलब है कि रिमूवल का प्रोसेस काफ़ी स्ट्रिक्ट और डिटेल्ड होता है ताकि मिसयूज ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, हाईकोर्ट जजेस कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। यानी कि हाईकोर्ट के जज को
प्रेसिडेंट ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। लेकिन ये स्टेप बिना सोच विचार के नहीं होता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन लेना मैंडेटरी होता है बिफोर एनी सच ट्रांसफ़र। अब बात करते हैं रिमूवल के रीजन की। तो देखिए, हाईकोर्ट जज तभी रिमूव किए जा सकते हैं जब उसके खिलाफ प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी हो। इसका मतलब है कि बस एलिगेशन के बेस पर रिमूवल नहीं होता, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और प्रूफ चाहिए होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाईकोर्ट जजेस कैन बी रिमूव्ड बाय पार्लियामेंट वाया इम्पीचमेंट प्रोसेस। यानी कि रिमूवल का प्रोसेस पार्लियामेंट के थ्रू होता है, जिसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं। इस प्रोसेस में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को पार्टिसिपेट करना पड़ता है और स्पेशल मेजॉरिटी इस केस में चाहिए होती है। ये प्रोसेस इंटेंशनली टफ बनाया गया है ताकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस बनी रहे। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, हाईकोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र प्रेसिडेंट के ऑर्डर से होता है, लेकिन फिर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से काउंसिल करना जरूरी होता है। ये इंश्योर करता है कि ट्रांसफ़र इम्पार्शियल तरीके से हो और जुडिशियरी के अंदर बैलेंस बना रहे। तो दोस्तों, ये थे हाईकोर्ट जजेस के टेन्योर, रिमूवल और ट्रांसफ़र के प्रोविजंस। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करेंगे हाईकोर्ट के एक्टिंग जजेस, एडिशनल जजेस और रिटायर्ड जजेस के रोल्स के बारे में। ये प्रोविजंस तब काम आते हैं जब रेगुलर फंक्शनिंग में कोई रुकावट हो या एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत हो। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस की। तो देखिए, जब किसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस किसी वजह से एब्सेंट होते हैं या फिर अपने ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उस टाइम एक एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किए जाते हैं। ये काम भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं ताकि कोर्ट का काम स्मूथली चलता रहे। नेक्स्ट है एडिशनल जजेस। तो देखिए, कभी कभी किसी हाईकोर्ट में केसेज का वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर पेंडिंग केसेज का बैकलॉग बन जाता है। ऐसे सिचुएशंस में प्रेसिडेंट टेम्पोररी एडिशनल जजेस अपॉइंट कर सकते हैं। इनका टेन्योर मैक्सिमम 2 साल तक हो सकता है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट है रिटायर्ड जजेस का। तो देखिए, अगर किसी हाईकोर्ट में जज की कमी है या किसी स्पेशल एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है तो रिटायर्ड जजेस को दोबारा अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उस व्यक्ति की कॉन्सेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल दोनों जरूरी होते हैं। ये एक फ्लेक्सिबल प्रोविज़न है जो अर्जेंट सिचुएशंस में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों, ये थे हाईकोर्ट के एक्टिंग, एडिशनल और रिटायर्ड जजेस से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट। तो देखिए, जुडिशियरी का इंडिपेंडेंट रहना किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं कौन से प्रोविजंस इस इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है अपॉइंटमेंट प्रोसेस। तो देखिए, हाईकोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट एक सिंपल पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं जुडिशियल कंसल्टेशन के बेसिस पर। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कॉन्सर्न गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के सजेशंस लिए जाते हैं। इससे इंश्योर होता है कि अपॉइंटमेंट्स फेयर और पॉलिटिकली अनबायस्ड हो। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो देखिए, हाईकोर्ट के जजेस को बिना किसी कारण के रिमूव नहीं किया जा सकता। इनका रिमूवल सिर्फ इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू ही हो सकता है, जो काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। इससे जजेस बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रोविज़न है फिक्स्ड कंडीशन ऑफ सर्विस। यानी कि वंस दे आर अपॉइंटेड, हाईकोर्ट जजेस की सैलरी, अलाउंसेज या सर्विस कंडीशंस उनकी डिसएडवांटेज में चेंज नहीं की जा सकती। ये रूल उन्हें एग्जीक्यूटिव प्रेशर से बचाता है। यहाँ पे चौथा प्रोविज़न है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। तो देखिए, हाईकोर्ट के जजेस की सैलरी और एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से आता है और ये वोट ऑफ लेजिस्लेचर के सब्जेक्ट में नहीं होता। मतलब पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली इस पर वोट करके रोक नहीं लगा सकती।
यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्डक्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द लेजिस्लेचर, यानी कि हाईकोर्ट जजेस के कॉन्डक्ट को पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस करना मना है जब तक कि रिमूवल का प्रोसेस फॉर्मली इनिशिएट ना हो। ये प्रोविज़न उनकी डिग्निटी और इम्पार्शियलिटी को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट प्रोविज़न है बैन आफ्टर रिटायरमेंट। तो देखिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजेस किसी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट या किसी और हाई कोर्ट। ये रूल इसलिए है ताकि वो अपने पास्ट पोजीशन का मिसयूज ना कर सके। नेक्स्ट प्रोविज़न है पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, यानी कि हाईकोर्ट के पास खुद की डिग्निटी प्रोटेक्ट करने के लिए पावर होती है। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए किसी को भी पनिश कर सकती है। इससे इंश्योर होता है कि जुडिशियरी का रेस्पेक्ट और अथॉरिटी बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम इन स्टाफ अपॉइंटमेंट्स, यानी कि हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस कोर्ट के स्टाफ और ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के लिए फ्री होते हैं बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के। इससे उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस मिलती है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रोविज़न है जुरिस्डिक्शन सिक्योरिटी। तो देखिए हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन या उसकी पावर्स को बिना किसी वजह से रेड्यूस नहीं किया जा सकता जब तक कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस फॉलो ना किया जाए। इससे उनके कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को सेफगार्ड मिलता है। यहाँ पे लास्ट पॉइंट है सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि हाईकोर्ट कॉम्प्लीटली एग्जीक्यूटिव से अलग रहते हैं। इस सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच हाईकोर्ट के डिसीजंस, अपॉइंटमेंट्स या डे टू डे फंक्शनिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो दोस्तों ये थे वो 10 स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस जो इंश्योर करते हैं कि हाईकोर्ट अपने डिसीजन में फ्री, फेयर और फेयरलेस रहे। इसी इंडिपेंडेंस की वजह से जुडिशियरी डेमोक्रेसी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनी हुई है। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं। तो इस स्लाइड में हमने इंडिपेंडेंस ऑफ हाईकोर्ट को भी अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ हाईकोर्ट के बारे में, और इस स्लाइड में हम बात करेंगे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि कुछ केसेज सीधे हाई कोर्ट में फाइल किए जा सकते हैं बिना किसी लोअर कोर्ट से आए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैटर्स हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है मैटर्स ऑफ एडमिरल्टी एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो देखिए एडमिरल्टी मैटर्स का मतलब होता है समुद्री कानून से जुड़े डिस्प्यूट्स, जैसे शिप्स का डिस्प्यूट्स या पोर्ट अथॉरिटी से रिलेटेड केसेज। साथ ही अगर किसी ने कोर्ट की अवहेलना की है यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है तो वो भी हाई कोर्ट डायरेक्ट सुन सकती है। यहाँ पे नेक्स्ट है इलेक्शन डिस्प्यूट्स, यानी कि अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो तो वो भी हाई कोर्ट में डायरेक्टली उठाया जा सकता है, जैसे अगर किसी कैंडिडेट की जीत को चैलेंज करना हो। नेक्स्ट है रेवेन्यू मैटर्स एंड एक्ट्स इन रेवेन्यू कलेक्शन। तो देखिए सरकार के टैक्सेज, लैंड रेवेन्यू या उनके कलेक्शन से जुड़ी अगर कोई दिक्कत हो तो उस पर भी हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। यानी कि अगर सरकारी रेवेन्यू कलेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी हाई कोर्ट में उठाया जा सकता है। नेक्स्ट है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकती है, जैसे हैबिस कॉर्पस, मेंडामस ईटीसी। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ केसेज फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यानी कि अगर किसी केस में कन्फ्यूजन हो या प्रॉपर जस्टिस नहीं मिल पा रहा हो लोअर कोर्ट से तो हाई कोर्ट उस केस को अपने पास ट्रांसफ़र कर सकती है, यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के केसेज को खुद सुन सकती है। नेक्स्ट है पावर ऑफ ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन ऑफ 4 हाई कोर्ट्स। तो देखिए कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली, इन 4 हाई कोर्ट्स के पास स्पेशल ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है। मतलब अगर कोई सिविल केस हो जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट
कॉन्ट्रैक्ट का मैटर या कॉमर्शियल लिटिगेशन, तो ये हाई कोर्ट्स उन्हें डायरेक्टली सुन सकती है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, 1973 से पहले कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट्स के पास ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन भी होता था, यानी कुछ क्रिमिनल केसेस का ट्रायल भी सीधा हाई कोर्ट में हो सकता था। पर 1973 के बाद ये ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन को हटा दिया गया था और अब ये हाई कोर्ट्स सिर्फ सिविल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में काम करती है। तो दोस्तों ये थे हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के मेन पॉइंट्स। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट के रीट जुरिस्डिक्शन की, जो आर्टिकल 226 के अंडर आता है। तो रीट जुरिस्डिक्शन का मतलब है अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट या किसी लीगल राइट का वायोलेशन हो रहा हो तो वो सीधा हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, हाई कोर्ट कैन इशू रीट इन केस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्लस अदर लीगल राइट्स। यानी कि हाई कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही नहीं बल्कि किसी भी लीगल राइट के वायोलेशन के केस में भी रीट इशू कर सकती है। यानी इसका स्कोप सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा वाइड है, जहाँ सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रीट इशू की जा सकती है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रीट एंड दे आर हेबिज कॉर्पस, मेंडामस, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन एंड क्वो ओरेंटो। यानी कि हाईकोर्ट आर्टिकल 226 के तहत 5 तरह के रीट्स इशू कर सकती है। यहाँ पे पहले आता है हेबिज कॉर्पस। ये तब इशू होती है अगर किसी को इलीगली अरेस्ट किया गया हो। नेक्स्ट है मेंडामस। तो इसका यूज़ तब होता है जब किसी अथॉरिटी को उनका लीगल ड्यूटी याद दिलाना हो। नेक्स्ट है सर्टियोररी। तो इसे यूज किया जाता है लोअर कोर्ट के डिसीजन को क्वेश करने के लिए। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। तो इसका यूज तब होता है जब किसी लोअर कोर्ट को केस सुनने के लिए रोका जाता है। और लास्ट में आता है क्वो ओरेंटो। तो इस रीट से पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति ने पब्लिक ऑफिस का राइट किस अथॉरिटी से लिया है। ये सब रीट्स पावरफुल टूल्स हैं सिटीजन के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, रीट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट्स रीट जुरिस्डिक्शन। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर ही रीट इशू कर सकती है, जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ लीगल राइट्स के लिए भी रीट इशू कर सकती है। यानी हाई कोर्ट का रीट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा वाइड है। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्र कुमार केस ऑफ 1997 अपहेल्ड डुअल रीट जुरिस्डिक्शन। तो देखिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास रीट जुरिस्डिक्शन होना जरूरी है। यानी ये डुअल सिस्टम आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है और इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये था एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ रीट जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 226। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे एपीलेट जुरिस्डिक्शन के बारे में। तो देखिए इसका मतलब है कि हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स के डिसीजन के खिलाफ अपील सुन सकती है। यानी अगर किसी व्यक्ति को लोअर कोर्ट का फैसला गलत लगे तो वो हाई कोर्ट में उस फैसले को चैलेंज कर सकता है। एपीलेट जुरिस्डिक्शन 2 मेन पार्ट्स में होता है, सिविल और क्रिमिनल। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सिविल मैटर्स के बारे में। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट एंड सेकेंड अपील्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो देखिए हाई कोर्ट के एपीलेट जुरिस्डिक्शन में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील। तो चलिए समझते हैं कि फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील क्या होता है। तो मान लीजिए आपका सिविल केस किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट में चला और आप उसके डिसीजन से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं। अगर ओरिजिनल केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ था तो आपकी फर्स्ट अपील सीधा हाई कोर्ट में जा सकती है, और अगर केस किसी और लोअर कोर्ट में हुआ था तो फर्स्ट अपील पहले डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगी। अब सवाल आता है फर्स्ट अपील में हाई कोर्ट या एपीलेट कोर्ट क्या देखता है।
तो यहाँ पे केस फाइल, एविडेंस, विटनेसेज और लोअर कोर्ट का फैसला सब कुछ दोबारा चेक होता है, यानी फैक्ट्स और लॉ दोनों पर रिव्यू होता है। अब बात करते हैं सेकेंड अपील के बारे में। तो मान लीजिए आपने फर्स्ट अपील भी कर ली, लेकिन उसका डिसीजन भी आपको एक्सेप्टेबल नहीं लगा, तो आप इस केस में सेकेंड अपील फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक शर्त होती है, सेकेंड अपील सिर्फ तभी पॉसिबल है जब केस में कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, मतलब ऐसा कानूनी सवाल जो इम्पोर्टेंट हो और जिसका जवाब देना जरूरी हो। जैसे मान लीजिए लोअर कोर्ट ने प्रॉपर्टी लॉ को गलत तरीके से अप्लाई किया, तो ये सेकेंड अपील का ग्राउंड बन सकता है। और हाँ, यहाँ पे एक बात याद रखें, सेकेंड अपील मोस्टली हाई कोर्ट में ही होती है। यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंट्रा कोर्ट अपील। तो देखिए, अगर हाई कोर्ट के सिंगल जज ने कोई जजमेंट दिया हो तो उसके खिलाफ उसी हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने अपील की जा सकती है। ये मेनली सिविल रिट पिटिशंस और सर्विस मैटर्स में होती है। नेक्स्ट है अपील्स फ्रॉम ट्रिब्यूनल्स टू डिवीजन बेंच। तो देखिए, कई बार किसी ट्रिब्यूनल जैसे सर्विस ट्रिब्यूनल या टैक्स ट्रिब्यूनल ने जो जजमेंट दिया हो उसके खिलाफ भी हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में अपील की जा सकती है। जब ट्रिब्यूनल की डिसीजन में कोई लीगल एरर हो या नेचुरल जस्टिस वायलेट हुआ हो तो हाई कोर्ट उसमें इंटरवेन कर सकती है। अब बात करते हैं हाई कोर्ट के पास जो क्रिमिनल मैटर्स में अपीलेट पावर होती है उनके बारे में, यानी जब किसी क्रिमिनल केस का डिसीजन चैलेंज किया जाता है उनके बारे में। यहाँ पे पहला पॉइंट है, अगर किसी व्यक्ति को सेशंस या एडिशनल सेशंस कोर्ट ने 7 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाई है तो वो उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यानी जब सज़ा बड़ी हो तो अपील सीधा हाई कोर्ट में जा सकता है। यहाँ पे हाई कोर्ट एविडेंस और जजमेंट को दोबारा इवैल्यूएट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अपील्स इन कैपिटल पनिशमेंट केसेज नीड हाई कोर्ट कॉन्फर्मेशन। तो देखिए, अगर किसी आरोपी को डेथ सेंटेंस मिला है तो सिर्फ ट्रायल कोर्ट का डिसीजन काफ़ी नहीं होता, यहाँ पे हाई कोर्ट की कॉन्फर्मेशन मैंडेटरी होती है। चाहे आरोपी अपील करे या ना करे, सेशन कोर्ट के कैपिटल पनिशमेंट जजमेंट को हाई कोर्ट रिव्यू करता ही करता है। ये एक मैंडेटरी जुडिशियल सेफगार्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है अपील्स फ्रॉम सर्टेन मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स। तो देखिए, कुछ स्पेसिफिक क्रिमिनल केसेज जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स में डिसाइड होते हैं उनमें भी अपील किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑफेंस एंड अवॉर्डेड सेंटेंस। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने एपीलेट जुरिस्डिक्शन को अच्छे से समझ लिया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब बात करते हैं हाई कोर्ट के एक और इम्पोर्टेंट रोल की, जिसका नाम है सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 227 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब है हाई कोर्ट अपने रीजन के लोअर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स पर नज़र रखता है और उनकी देखा रेखी करता है। यहाँ पे पहला पॉइंट है, हाई कोर्ट सुपरवाइजेस लोअर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। तो देखिए, आर्टिकल 227 के अंडर हाई कोर्ट का काम सिर्फ अपील सुनना ही नहीं, बल्कि पूरे जुडिशियल सिस्टम का डिसिप्लिन और फंक्शनिंग इंश्योर करना भी होता है। यानी कि हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स, इन सब पर सुपरवाइजरी पावर रखता है। इस जुरिस्डिक्शन के अंडर हाई कोर्ट कुछ स्पेसिफिक काम करते हैं, तो चलिए हर एक को समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है, हाई कोर्ट किसी भी लोअर कोर्ट से रिकॉर्ड्स या रिपोर्ट्स मांग सकते हैं और इसे कहते हैं कॉल फॉर रिटर्न्स। नेक्स्ट है, हाई कोर्ट कैन सेट रूल्स फॉर कोर्ट प्रैक्टिसेज। यानी कि हाई कोर्ट रूल्स बना सकते हैं कि लोअर कोर्ट्स किस तरीके से काम करें और क्या प्रोसीजर फॉलो हो। नेक्स्ट है, हाई कोर्ट मेंटेन रजिस्टर्स, बुक्स ईटीसी। तो देखिए, हाई कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स के रजिस्टर्स, बुक्स और डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करवाने का डायरेक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट है, हाई कोर्ट कैन सेटल फीस ऑफ लीगल प्रोफेशनल्स। यानी कि हाई कोर्ट एडवोकेट्स, क्लर्क्स और ऑफिसर्स के फीस को भी रेगुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट एक्सटेंड्स टू बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन।
तो देखिए, ये सुपरवाइजरी पावर सिर्फ जुडिशियल डिसीजंस तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स तक भी एक्सटेंड होती है। यानी हाईकोर्ट देख सकती है कि लोअर कोर्ट्स में काम प्रॉपर हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस पावर इज नॉट अनलिमिटेड, इट इज एक्सरसाइज्ड विथ सम रिस्ट्रेंट। तो देखिए, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आर्टिकल 227 का पावर अनलिमिटेड नहीं है। हाईकोर्ट इस पावर का यूज रिस्ट्रेंट और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ करते हैं। ये इंटरफ्रेंस तभी करते हैं जब जरूरत हो, अननेसेसरीली लोअर कोर्ट्स के काम में दखल नहीं देते। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने ये समझा कि हाईकोर्ट आर्टिकल 227 के थ्रू लोअर कोर्ट्स को सुधार में रखता है, उनके काम को मॉनिटर करता है, लेकिन रेस्पेक्ट और लिमिट के साथ। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करेंगे कंट्रोल ऑफ हाईकोर्ट ओवर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो देखिए, हाईकोर्ट सिर्फ केसेज ही नहीं सुनता, बल्कि उसके जुरिस्डिक्शन में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर जजेस होते हैं उन पर भी डायरेक्ट कंट्रोल रखता है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स और पोस्टिंग्स में हाईकोर्ट से सलाह ली जाती है। तो देखिए, गवर्नर जब किसी जुडिशियल ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं तो वो हाईकोर्ट से कंसल्टेशन करते हैं। ये इंश्योर करता है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस बनी रहे और सिलेक्शन प्योरली मेरिट पे हो। नेक्स्ट है, हाईकोर्ट कैन विथड्रॉ केसेज फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। तो देखिए, अगर किसी लोअर कोर्ट में ऐसा केस चल रहा है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व हो, तो हाईकोर्ट उस केस को विथड्रॉ करके खुद डिसाइड कर सकती है। ये पावर इंश्योर करती है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को एक्सपीरियंस जज ही हैंडल करे। नेक्स्ट पॉइंट है, हाईकोर्ट के डिसीजंस अपने एरिया के लोअर कोर्ट्स पर बाइंडिंग होते हैं। यानी कि हाईकोर्ट जो भी लीगल इंटरप्रिटेशन या डिसीजन देता है वो उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर सभी लोअर कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग होता है। यानी उन कोर्ट्स को वही फॉलो करना पड़ता है जब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ और ना कहे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने ये समझा, हाईकोर्ट अपने रीजन के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर एक गार्जियन की तरह कंट्रोल रखते हैं। अपॉइंटमेंट से लेके कॉम्प्लेक्स केसेज विथड्रॉ करने तक और अपने जजमेंट्स को इन्फोर्स करने तक सब में उसका ऑथोरिटी क्लियरली डिफाइंड है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करेंगे हाईकोर्ट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है। तो देखिए, इट मीन्स जजमेंट रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी। तो देखिए, इसका मतलब है कि हाईकोर्ट के जजमेंट्स और ऑर्डर्स को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है ताकि वो परमानेंट रेफरेंस के रूप में फ्यूचर में भी यूज हो सके। ये रिकॉर्ड्स एक ऑफिशियल लीगल मेमोरी बन जाते हैं जो किसी भी वक्त कंसल्ट किए जा सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेसिडेंट्स फॉर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो देखिए, हाईकोर्ट के जजमेंट सिर्फ लिखे ही नहीं जाते बल्कि उनका लीगल वैल्यू भी होता है। यानी इन जजमेंट्स को प्रेसिडेंट माना जाता है और उस हाईकोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर आने वाले सारे लोअर कोर्ट्स को उन्हें फॉलो करना पड़ता है। इससे जुडिशियल यूनिफॉर्मिटी बनती है और लॉ बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट पॉइंट है, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। तो देखिए, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का एक पावरफुल एस्पेक्ट ये है कि हाईकोर्ट के पास होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पनिश करने का कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट की अथॉरिटी का अपमान करता है, जैसे जज को धमकाना, कोर्ट ऑर्डर्स इग्नोर करना या कोर्ट प्रोसीडिंग्स का मजाक उड़ाना, तो हाईकोर्ट उस व्यक्ति को फाइन या जेल की सज़ा दे सकती है। तो इस स्लाइड में हमने ये समझा कि हाईकोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के नाते अपने जजमेंट्स को परमानेंटली रिकॉर्ड करते हैं, अपने फैसलों को लोअर कोर्ट्स के लिए प्रेसिडेंट बनाते हैं और कोर्ट की गरिमा बनाए रखने के लिए कंटेम्प्ट पावर्स का यूज करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करने वाले हैं हाईकोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के बारे में, जिसे आर्टिकल 13 और आर्टिकल 226 के अंडर दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, जुडिशियल रिव्यू मीन्स पावर टू चेक कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज और ऑर्डर्स। यानी कि अगर कोई लॉ, रूल या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है
तो हाईकोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, चाहे वो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया हो या स्टेट लेजिस्लेचर ने। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से कोलाइड करता है तो हाईकोर्ट उसे रोक सकती है। यही होता है जुडिशियल रिव्यू, जिसमें जुडिशियरी इंश्योर करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी बनी रहे। अब हम बात करेंगे ग्राउंड्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू के बारे में। तो यहाँ पे पहला मेजर ग्राउंड है अगर कोई लॉ या गवर्नमेंट एक्शन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ etc। ऐसे केसेज में हाईकोर्ट इंटरवेन करते हैं और उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा ग्राउंड है अगर कोई अथॉरिटी अपने पावर से बाहर जाकर काम कर रही है, यानी अल्ट्रा वायर्स हो जाती है। जैसे अगर म्यूनिसिपल बॉडी कोई ऐसा रूल बना दे जो उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर हो, तो हाईकोर्ट उस रूल को कैंसिल कर सकती है। यहाँ पे तीसरा ग्राउंड है अगर कोई लॉ या ऑर्डर डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के किसी स्पेसिफिक प्रोविजन के अगेंस्ट है, चाहे वो प्रीएम्बल के बेसिक स्ट्रक्चर से क्लैश करता हो या किसी आर्टिकल का वायोलेशन करता हो, हाईकोर्ट उस पर एक्शन ले सकते हैं थ्रू जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर्टेल्ड जुडिशियल रिव्यू बट रिस्टोर्ड बाय 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो देखिए, एक ऐसा टाइम भी आया था जब जुडिशियल रिव्यू का पावर कम कर दिया गया था। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने हाई कोर्ट्स के जुडिशियल रिव्यू पावर्स को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन तुरंत बाद 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इस पावर को वापस रिस्टोर कर दिया और जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस को वापस मजबूत कर दिया। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने समझा जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हाईकोर्ट इंश्योर करता है कि कोई भी कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो, ऑथोरिटीज अपने दायरे में ही काम करे और फंडामेंटल राइट्स फुल्ली प्रोटेक्टेड रहे। ये पावर इंडियन डेमोक्रेसी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों का हाईकोर्ट वाला चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।